नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में कि आखिर सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे बनी और इस रेखा का जो है निर्माण हुआ कैसे था। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो रेखा है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत ज्यादा पश्चिम में जाकर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से और लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच का जो सारा का सारा जो क्षेत्र है, इस पर पाकिस्तान ने जो है अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। और पाकिस्तान के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया जो क्षेत्र है, इसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। यहां तक कि 1963 में इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का ही जो है उत्तर में जो सक्षम घाटी का क्षेत्र है, उसको भी चीन को जो है पाकिस्तान ने दे दिया था। तो आज के समय पर पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, उसका उत्तरी भाग चाइना के कब्जे में है। चीन का उस क्षेत्र पर जो है कब्जा है। लाइन ऑफ कंट्रोल का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो NJ9842 है। ये जो पॉइंट है ये सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे दक्षिणी जो लाइन ऑफ कंट्रोल का बिंदु है वो जम्मू क्षेत्र में चेनाब नदी के पास में है। जब 1972 में शिमला समझौते के द्वारा जो है युद्ध विराम रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया गया, तो 9842 जो हमारा सबसे उत्तरी जो पॉइंट है, उसके आगे कोई रेखा का निर्धारण नहीं हुआ वहां पर, क्योंकि इसके उत्तर का जो क्षेत्र है वो बहुत ही जो है दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ पर जो मुख्यतः सियाचिन ग्लेशियर है, इसके अलावा बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अन्य ग्लेशियर भी हैं। यहां पर जो अस्पष्टता थी, इसी का जो है फायदा उठाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान जो है उसने 1980 के दशक के शुरुआती समय में इस जो क्षेत्र में जहां पे नियंत्रण रेखा का निर्धारण नहीं था, वहां पर अवैध रूप से अपना कब्जा करने की कोशिश की। यद्यपि पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र पर तो उसका कब्जा है ही, लेकिन इस क्षेत्र में भी काफी भीतर तक घुस आया और सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अप्रैल 1984 में जो भारत की सेना है, उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट किया और पाकिस्तान की सेना को वहां से खदेड़ दिया। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसको युद्ध विराम रेखा कहा जाता था शिमला समझौता से पहले। शिमला समझौता 1972 में हुआ था, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। उसके बाद जो है पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता हुआ था। उस समय पर युद्ध विराम रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। तो अब जो है हम डिस्कस करेंगे आखिर में युद्ध विराम रेखा क्या है। इसके लिए हमको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आजाद हुआ था और उस समय पर जो हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 था, अंग्रेजी जो संसद ने बनाया था, उसके तहत जो रियासतें थी भारत की, उनको ये छूट दी थी कि वो चाहे तो पाकिस्तान में मिले, चाहे तो भारत में मिले, या फिर वो स्वतंत्र भी रह सकती है। और इसी छूट को जो है ध्यान में देखकर जम्मू कश्मीर जो रियासत है, उसके जो शासक थे हरि सिंह, उनको भी जो है वो भी स्वतंत्र रखना चाहते थे जम्मू कश्मीर की रियासत को। जम्मू कश्मीर की रियासत को वो स्विट्जरलैंड की तर्ज पर जो है विकसित करना चाहते थे। जम्मू कश्मीर में उस समय पर 77% जो आबादी थी वो मुस्लिम थी, लेकिन जो शासक थे वो डोगरा राजपूत थे और हरि सिंह उस समय पर शासक थे। 3 जून 1947 को जब भारत को आजाद करने की घोषणा हुई थी, तो उस समय पर प्रावधान किया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से संबंधित। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके कोई भी रियासत जो है वो भारत में या पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी। जो जम्मू कश्मीर की रियासत है, उसके शासक जो है कि चूंकि किसी में नहीं मिलना चाहते थे, तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने पर को लगातार टालते रहे। 12 अगस्त 1947 को, आजादी से 3 दिन पहले, उन्होंने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के अंतर्गत ये प्रावधान थे कि जिस प्रकार से अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर के साथ जो व्यापार हो रहा है, संचार हो रहा है, आवागमन हो रहा है, वो सभी जो है वो जारी रखे जाएंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो जो है पाकिस्तान में शामिल उस समय पर नहीं हो रही। इस प्रकार के कोई प्रावधान उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में नहीं थे। भारत सरकार के साथ भी जो है जम्मू कश्मीर रियासत स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना चाहती थी कि 15 अगस्त 1947 पर आजादी से पहले के समय पे जैसे जो चल रहा है पर्यटन व्यापार, वो पहले बाद में भी वैसा चलता रहे। लेकिन भारत सरकार स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने के पक्ष में नहीं थी। लेकिन चर्चा के लिए जो है जो जम्मू कश्मीर के जो शासक है या उनके प्रतिनिधि को दिल्ली भी बुलाया गया, हालांकि शुरुआत में वो प्रतिनिधि आए नहीं। इसके बाद भारत आजाद हो गया और जम्मू कश्मीर रियासत भी उस समय पर स्वतंत्र बनी रही। हालांकि पाकिस्तान जो है उसकी नीयत जो है बिल्कुल खराब थी और पाकिस्तान जो है वहां पर मुस्लिम आबादी चूंकि बहुमत में थी जम्मू कश्मीर में, इसके आधार पर, और जो है भौगोलिक दूरी भी उसकी जो है पाकिस्तान से कंपैरेटिवली कम थी, जम्मू कश्मीर जो रियासत का क्षेत्र था, इन आधारों पर वो जम्मू कश्मीर को अपने में मिलाना चाहता था। पाकिस्तान ने जो है वहां पर कबायलियों को भड़काना स्टार्ट किया और लोकल पॉपुलेशन में भी कुछ जो है उनको भड़काना प्रारंभ किया। इसी वजह से जो है 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के द्वारा बहुत सारे जो है कबायली भेजे गए और उन्होंने जो है पुंछ, बारामूला, उड़ी, इन सब क्षेत्रों में जो है बहुत ज्यादा वहां पर एक तो मारकाट की, आगजनी की, लूटपाट की, रेप हुए, वहां पर महिलाओं के बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ और एक तरीके से कब्जा वहां पर कर लिया गया 22 अक्टूबर 1947 को।
श्रीनगर के बहुत जो है पास तक वो आए। ऐसे में महाराजा जो हरि सिंह थे वो उनका घबराना स्वाभाविक था। या तो उनके सामने विकल्प था कि वो पाकिस्तान की जो मांग है कि एक्सेशन की पाकिस्तान में मिल जाए उसको मान ले और पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दे। दूसरा विकल्प ये था कि वो जो है भारत सरकार से मदद मांगे। अब जब भारत सरकार से उन्होंने मदद मांगी तो हमारे जो इस समय पर जो माउंटबेटन थे, जो हमारे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो है अपनी सेना को जम्मू कश्मीर रियासत में तब तक नहीं भेज पाएगी जब तक कानूनी रूप से वो जम्मू कश्मीर रियासत का भाग नहीं हो, अन्यथा तो इसको जो है एक युद्ध के रूप में लिया जाएगा। मतलब सीधे सीधे जो है हम मदद तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप एक्सेशन ना कर लो। ऐसे में और हो ये रहा था कि जो कबायली जो थे उन कबायलियों के साथ पाकिस्तान की जो सेना के जो भूतपूर्व सैनिक थे, इसके अलावा छुट्टी पे गए सैनिक थे जैसा पाकिस्तानी जो है सरकार कहती थी, वो भी शामिल थे। उन्होंने कबायलियों को ट्रेनिंग दी थी, हथियार दिए थे, वाहन दिए थे और वो श्रीनगर के बिल्कुल पास तक पहुंच गए थे। ऐसे में 25 अक्टूबर 1947 को जो है हरि सिंह जो शासक थे वो श्रीनगर से जो है श्रीनगर को छोड़कर बचते हुए और जम्मू तक वो आए हवाई सेवा के जरिए भारत सरकार के द्वारा जो मदद पहुंचाई गई थी। इसके बाद 26 अक्टूबर को जो हरि सिंह शासक थे उन्होंने भारत में विलय के प्रस्ताव को मान लिया। जब उन्होंने भारत में विलय के प्रस्ताव पर साइन कर दिए उसके बाद कानूनी रूप से जो है हमारी जो सेना को फिर भारत सरकार ने अनुमति दे दी कि अब आप जो है जम्मू कश्मीर जाइए और वहां पर जाके इन कबायलियों को भगाइए और वहां पर जो सेना भी पाकिस्तान की प्रवेश कर रही है उनको वहां से भगाइए। अब शुरुआत में यह हुआ कि हमारी जो सेना है उसने वायुसेना वहां पहुंची, वायुसेना की मदद से थल सेना पहुंची और हमारी सेना ने बहुत तेजी से एक्शन करते हुए श्रीनगर तक तो नहीं आने दिया जो ये जो कबायली आ रहे थे और सेना आ रही थी पाकिस्तान की कबायलियों के भेष में, प्लस उनको बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया में भेज दिया, उनको बहुत ज्यादा खदेड़ दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद जब सर्दी शुरू हो गई तो सर्दी में जो है युद्ध की एक्टिविटी फिर कम हो गई। ऐसे में जो है इस मौसम में फिर से काफी ज्यादा भीतर तक जो है वो कबायली और पाकिस्तानी सैनिक जो है वो भीतर तक घुस आए। इसी दौरान जो है एक पॉइंट हमारी भारत सरकार जो है वहां पर माना जाता है कि उनसे गलती हुई थी। 1 जनवरी 1948 को जो भारत सरकार है उसने आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र जो संघ है वहां पर जो अपना एक प्रस्ताव भेजा कि मध्यस्थता के संबंध में, तो अब वो जो है गलती मानी जाती है भारत सरकार की। उस समय पे प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। हालांकि जो माउंटबेटन थे, माउंटबेटन का बहुत ज्यादा जो है दखल था जवाहरलाल नेहरू पर और वो तो जब 1 जनवरी 1948 को जो है भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र गई उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने अपना एक कमीशन बनाया, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के संबंध में यूनाइटेड नेशन का कमीशन बना। इस कमीशन ने जो है आगे अप्रैल में एक रिजोल्यूशन 47 उसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा प्रस्ताव दिया कि पहला तो युद्ध विराम हो। दूसरी बात यह है युद्ध विराम के बाद जो है कि भारत की जो पाकिस्तान की सेना है जो काफी भीतर तक घुस आई है, कबायली उसमें है, भूतपूर्व सैनिक उसमें है, ये सारे के सारे लोग पीछे जाएं। ये सब पीछे जाएंगे। उसके बाद जो है भारत भी अपनी सेना को आएगा और बहुत कम संख्या में सेना रखेगा ताकि जनमत संग्रह करवाया जा सके। पहली बात तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वहां पर भी माउंटबेटन ने इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी वहां पर डाली थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कि अभी तो एक्सेशन हो रहा है लेकिन जनमत संग्रह का जो है बाद में करवाया जाएगा ताकि जनता की राय को भी जाना जा सके। कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो चाल थी, फूट डालो राज करो की जो नीति थी और एक दूसरे को भड़काना या विवाद को बनाए रखना, ऐसा भी उसमें प्रतीत होता है क्योंकि जनमत संग्रह से संबंधित पॉइंट को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में भी डाला गया कि एक्सेशन हम कर रहे हैं लेकिन जनमत संग्रह भी बाद में करवाया जाएगा। और उस समय पर जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको भी ऐसा लगता था कि चूंकि पाकिस्तानी कबायली और पाकिस्तान सेना ने बहुत ज्यादा अत्याचार जनता के ऊपर किया तो जनता कभी भी उनके पक्ष में जो है उनके पक्ष में फैसला नहीं करने वाली, जनता भी भारत के साथ मिलना ही स्वीकार करेगी। क्योंकि उस समय पर जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला जो थे वो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। हालांकि उनको जेल में भी काफी लंबे समय तक डाला था हरि सिंह के द्वारा, लेकिन फिर भी जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो जनता है वो भारत के पक्ष में ही आना चाहेगी क्योंकि बहुत ज्यादा अत्याचार जो है उनके साथ हो रहे थे। यद्यपि अप्रैल 1948 में जो है संघर्ष विराम करने की बात जो है एक प्रस्ताव आया यूएन की तरफ से, फिर भी कोई युद्ध विराम या संघर्ष विराम हुआ नहीं था। लगातार जो पाकिस्तानी सेना कबायलियों के भेष में जो थी और इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक उसमें शामिल थे, ये सारे लोग लगातार आगे बढ़ते रहे और इन्होंने क्या किया है कि जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वहां पर जो कारगिल क्षेत्र है, कारगिल पर भी अपना कब्जा कर लिया। कारगिल के आगे वो लेह तक पहुंच गए।
और लेह तक पहुंचने, लेह के बाहरी क्षेत्र में वो थे। इसके अलावा एक दर्रा है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा के क्षेत्र तक वो आ गए। और ऐसे में एक खतरा उत्पन्न हो गया कि यदि इन कबायलियों ने जोजिला दर्रे पर भी अपना कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी सेना का यहाँ पे कब्जा हो गया, और ऐसे में युद्ध विराम लागू हो गया, चूंकि युद्ध विराम का प्रस्ताव तो दिया ही जा चुका था, हालांकि युद्ध विराम हुआ नहीं था, और युद्ध विराम यदि हो गया तो बहुत बड़ा जो भूभाग है वो पाकिस्तान के कब्जे में ही रह जाएगा। तो ऐसे में जो है भारतीय सेना जो थी, अच्छा यहाँ पर एक खास बात और थी कि उस समय पर भारत की सेना के जो सर्वोच्च जो प्रमुख थे वो जो रॉय बूचर थे, अंग्रेज थे, और पाकिस्तान सेना के भी सर्वोच्च प्रमुख जो थे वो ग्रेसी थे, वो भी अंग्रेज थे, और वो दोनों ही चाहते थे कि युद्ध विराम हो जाए जल्दी से जल्दी। लेकिन भारत की जो सेना के अधिकारी जो जम्मू कश्मीर में थे, जिसमें हमारे जो है करियप्पा जी जो थे वो भी थे, उन सबको इस स्थिति का ज्ञान था, हमारी सरकार को भी ज्ञान था कि यदि युद्ध विराम अभी हो गया, यदि हमने अभी युद्ध विराम कर दिया, फिर तो एक बहुत बड़ा भूभाग, चूंकि लेह तक वो पहुंच चुके थे और इसके अलावा जो है जोजिला दर्रे तक वो ब्लॉक करने की स्थिति में थे, तो ऐसे में तो भारत का बहुत बड़ा भूभाग छिन जाएगा। तो इस स्थिति में जोजिला दर्रा, जो कि एक बहुत ऊंचाई पर स्थित 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, वहां पर भारत की सेना ने टैंक पहुंचाए थे। आप सोच के देखो कि टैंक को इतनी ऊंची पहाड़ियों तक पहुंचाना कितना मुश्किल का कार्य रहा होगा। टैंक पहुंचाए, भारत की सेना उन क्षेत्रों तक पहुंची, धीरे धीरे वो जो कबायली और पाकिस्तानी सेना थी उनको धीरे धीरे पीछे खदेड़ा जाने लगा। बहुत अधिक जब उनको जो है काफी पीछे तक उनको उनसे करगिल छुड़वा लिया गया, बहुत अधिक पीछे तक उनको खदेड़ा गया। भारत की सेना चाहती थी कि संघर्ष विराम, चूंकि वो दोनों अंग्रेज जो थे, पाकिस्तान की सेना के जो सर्वोच्च हेड थे और इधर भारत की सेना के सर्वोच्च हेड, वो तो संघर्ष विराम करवाना चाहते थे, लेकिन भारत की सेना के जो भारतीय जो अधिकारी थे उनको पता था हम अभी संघर्ष विराम करेंगे तो बहुत नुकसान में रहेंगे। लेकिन और फिर उन्होंने लगातार प्रयास किए, सर्दी का मौसम भी आ गया था, लेकिन फिर भी लगातार प्रयास किए जितना ज्यादा क्षेत्र वापस से रिकैप्चर किया जाए। हालांकि वो जो अंग्रेज थे अपनी चाल में कामयाब हुए और 1 जनवरी 1949 को भारत और पाकिस्तान जो है इनके बीच जो है संघर्ष विराम वहां पे घोषित हुआ। और यूएन की वहां पे जो है मध्यस्थता तो थी ही, और उस संघर्ष विराम में फिर ये भी डिक्लेयर हुआ कि जो जहां पर है वो अभी वहीं पर ही है और युद्ध विराम रेखा उसको माना गया। लेकिन फिर ये पॉइंट रखा था यूएन ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि जनमत संग्रह करवाकर और उसके अनुसार निर्णय होगा कि जो जम्मू कश्मीर की जो रियासत है आखिरकार उसकी जो है उसका विलय किसमें हो, भारत में हो या पाकिस्तान में हो। अब उसकी पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त ये थी, चूंकि भारत सरकार ने यूएन के उस रिजोल्यूशन को माना था, भारत सरकार ने जनमत संग्रह पर अपनी सहमति दी थी 1947 में, और चूंकि भारत सरकार का अपना कॉन्फिडेंस था कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा, तो पहली शर्त ये थी कि पाकिस्तान के जो कबायली हैं या पाकिस्तान की जो सेना है कबायलियों के भेष में है या डायरेक्टली किसी भी तरीके से जहां तक भी वो गए हैं उन क्षेत्रों को छोड़कर अपना पूरा का पूरा जो है बैक आए अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक। पहला शर्त ये है। जब पहली शर्त पूरी होगी, मतलब पाकिस्तान की सेना, कबायली, पाकिस्तानी नागरिक जो कि जम्मू कश्मीर रियासत का जो है निवासी नहीं है, उन सबको पूरी तरीके से वहां से हटना होगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक वापस जाना होगा। ये पहली शर्त है। पहली शर्त पूरी होने के बाद फिर दूसरी शर्त यह है कि भारत की जो सेना है वो भी अपनी संख्या को बहुत अधिक जो है संख्या में कमी लाएगी उस सीमा तक जब तक कि कानून व्यवस्था सही बनी रहे, मतलब लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक चलता रहे और जनमत संग्रह के कार्य में भी बाधा नहीं आए, उस सीमा तक अपनी संख्या को कम किया जाएगा। तो पहली शर्त पूरी होने के बाद ही दूसरी शर्त पूरी होनी है। अब पहली शर्त पूरी होगी, पाकिस्तान अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाए, तो पहली शर्त पाकिस्तान पूरी उसने ना तो तब की थी, तब भी वो सहमत नहीं हो रहा था पीछे हटने पे, उसके बाद तो कभी वो कोई प्रश्न ही नहीं उठा अभी तक। उसके बाद दूसरी जो शर्त है वो पूरी होने का प्रश्न नहीं है, चूंकि पहली शर्त पूरी नहीं हो रही। तीसरा जो प्रश्न है जनमत संग्रह का, तो जनमत संग्रह का तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पहली और दूसरी जब शर्त पूरी नहीं होगी तो जनमत संग्रह का कोई अब यहां तक नहीं है। ऐसे में एक और खास बात यह हुई कि जब 1971 में भारत ने जो है पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ है, तो उस समय पर ये जो युद्ध विराम की जो रेखा है उसको जो है नियंत्रण रेखा माना गया। अब वो समझौता शिमला समझौता कहा जाता है। शिमला समझौता के अन्य बिंदुओं के साथ नियंत्रण रेखा से संबंधित जो बिंदु है उसमें यह है कि अब हम किसी भी बाहरी जो है मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। मीनिंग ये है कि भारत पाकिस्तान का शिमला समझौता ये बोलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो जम्मू कश्मीर पर जो विवाद है, इसके संबंध में जो भी विवाद है, अब वो आपसी मध्यस्थता से ही सुलझाया जाएगा। अब संयुक्त राष्ट्र या किसी भी जो बाहरी देश है उसका कोई मध्यस्थता या हस्तक्षेप हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो पॉइंट था उस समय पर पाकिस्तान ने इस पर सहमति जता दी थी कि हम आपसी
बातचीत के द्वारा, बिना हथियारों का प्रयोग करे ही अपना जो है हम शांतिपूर्ण उपायों से ही इस मसले को समझाएंगे। हालांकि पाकिस्तान जो है उस समय पर उसने सहमति दी थी कि हम भारी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ समय के बाद ही पलट गया और वो हमेशा चाहता है कि जम्मू कश्मीर के विषय का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए, संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप करवाया जाए या अमेरिका या किसी दूसरी शक्ति का यहां पर हस्तक्षेप करवाया जाए। लेकिन भारत हमेशा से शिमला समझौते की याद पाकिस्तान को दिलाता है कि शिमला समझौते में हम दोनों देशों ने तय किया था कि अब हम किसी भी बाहरी मध्यस्थता को, हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे, आपस में ही इस समझौते को हम निपटाएंगे। यही कारण है जब कोई भी घटना जो होती है जम्मू कश्मीर क्षेत्र की, तो पाकिस्तान हमेशा जो कहता है कि संयुक्त राष्ट्र आके जांच करे। अब भारत कभी भी किसी भी कीमत पर किसी बाहरी शक्ति को यहां पर आने देगा नहीं, क्योंकि अब ये शिमला समझौते के तहत हम ही डिसाइड कर चुके हैं। ऐसा ही पॉइंट ये है कि जिस प्रकार से जैसे मान लो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर जो है सीज फायर के उल्लंघन होते रहते हैं, युद्ध विराम के उल्लंघन होते रहते हैं, या जो कई बार क्या होता है कि भारत की तरफ से जो है हम जो है पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनको वो मारे जाएंगे और कई बार हमारे सैनिक भी शहीद होते हैं। पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र आए और जांच करे, लेकिन भारत कभी भी ऐसा चाहता नहीं है। जिस प्रकार से सैनिकों के सिर काटने की भी घटनाएं हुई है, पाकिस्तान वहां पर भी कहता है कि संयुक्त राष्ट्र जाके जांच करे कि भारत सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो कहीं हमेशा चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीयकरण इस मुद्दे का हो, और भारत कभी भी चाहता नहीं है। तो आपको निश्चित रूप से युद्ध विराम रेखा और नियंत्रण रेखा का अंतर भी मालूम चल गया होगा कि शिमला समझौता 1972 से पहले तो ये रेखा युद्ध विराम रेखा, सीज फायर लाइन मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद जो रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाने लगा है। जो भारत का संविधान है, भारत की संसद है, इन सब के अनुसार जो जम्मू कश्मीर का संपूर्ण क्षेत्र है वो भारत का भूभाग है और भारत की भूमि में उसको मिलाया ही जाना है। अब ये कार्य कब होगा, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ।